నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను आंध्र प्रदेश की राजनीति में तिरुपति से एक लड़का छात्र राजनीति की शुरुआत करता है। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट ये लड़का 1974 में यूथ कांग्रेस से जुड़ता है। 4 साल के भीतर 1978 में महज 28 साल की उम्र में वो न सिर्फ पहली बार कांग्रेस का विधायक बनता है बल्कि इमरजेंसी में पीएम इंदिरा गांधी की जगह कहते हैं सरकार चला रहे थे संजय गांधी उनके बेहद करीबियों में शुमार हो जाता है और ऐसा लगता है कि कामयाबी बन ही इसके कदम चूमने के लिए है। कदम चूमती कामयाबी की फहरिस्त ऐसी होती है कि 2 साल बाद उसे सिनेमेटोग्राफी मिनिस्टर बना दिया जाता है और फिर उसकी मुलाकात होती है उस दौर के सुपरस्टार एनटी रामाराव से। एनटी रामाराव से हुई मुलाकात रिश्तेदारी में बदल जाती है और उनकी दूसरी बेटी से राजनीति के इस उभरते सितारे चंद्रबाबू नायडू की शादी भी हो जाती है। इसी बीच ससुर एनटी रामाराव अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा और कर बैठते हैं जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू को अपने ससुर से टीडीपी उनकी पार्टी छीननी पड़ी। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस स्टोरी में आप रूबरू होंगे उस किस्से से जिसमें आपको पता चलेगा कि क्यों और कैसे चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर से छीनकर टीडीपी की कमान अपने हाथों में ले ली थी। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहते हैं कि नायडू अपने शुरुआती दौर में तब की पीएम इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी से बहुत प्रभावित थे। इस प्रभाव की वजह से उन्होंने कांग्रेस के छात्र नेता के तौर पे अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1970 के दशक के मध्य में लगी इमरजेंसी के दौरान चंद्रबाबू कांग्रेस के साथ डटकर खड़े रहे। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इंदिरा अचानक से इमरजेंसी हटाकर चुनावों की घोषणा कर देंगी। हालांकि कहते हैं कि इंदिरा गांधी को इंटेलिजेंस का इनपुट मिला था कि अगर इमरजेंसी हटाकर तब चुनाव कराए जाते हैं तो कांग्रेस आसानी से वो चुनाव इमरजेंसी के बाद का जीत जाएगी। लेकिन जब चुनाव हुए तो हिंदी बेल्ट में कांग्रेस साफ हो गई और आज़ादी के बाद पहली बार सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस के भाग्य का पतन भले ही इमरजेंसी के बाद शुरू हुआ वो इस चुनाव से, लेकिन इसी दौर में दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक सितारा तेजी से उभरने की तैयारी में था। इस सितारे के उभार की शुरुआत 1978 के चुनाव में हुई। संजय गांधी ने उस दौर की कांग्रेस यूथ कांग्रेस के लिए 20% टिकट का कोटा रखा था। इसी कोटे के तहत चंद्रगिरी विधानसभा से 1978 में नायडू को चुनाव लड़ाया गया। पहली ही बार में नायडू ने विधायकी के लिए मिले टिकट पर अपनी जीत की मुहर लगा दी। इस जीत ने नायडू को कांग्रेस के युवाओं के उस एलीट क्लब का हिस्सा बना दिया जिसे उस दौर के युवा तुर्कों की टोली बुलाया जाता था। इस एलीट क्लब का हिस्सा बने नायडू आगे जाकर सीएम टी अंजनैया के मंत्रिमंडल का हिस्सा भी बने। वैसे तो नायडू कांग्रेस में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन कहते हैं कि उनके सितारे तब और तेजी से बदलने शुरू हुए जब वो अपने होने वाले ससुर और तब के सुपरस्टार एनटी रामाराव से मिले। एनटी रामाराव से मिलने के बाद उनके सितारे ऐसे बदले कि उस समय के इस युवा मंत्री के साथ रामाराव ने 1981 में अपनी दूसरी बेटी भुवनेश्वरी की शादी करा दी। इसी बीच आंध्र की राजनीति काफी उठापटक से गुजर रही थी। 78 से 82 के बीच कांग्रेस राज्य के 5 मुख्यमंत्रियों को कांग्रेस ने बदल दिया। एनटी रामाराव ने इसे आंध्र में बोले जाने वाली भाषा तेलुगु की अस्मिता का मुद्दा बना दिया। सिर्फ मुद्दा ही नहीं बनाया बल्कि 1982 में इस साल के मार्च में तेलुगु अस्मिता की राजनीति के बैनर तले उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी को लॉन्च कर दिया। उन्नीस में अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। राव की पार्टी किसी तूफान की तरह आई और 294 में से 201 सीटें समेटकर जीत गई। जीत के बाद सुपरस्टार राव राज्य के सीएम बने। अपने ससुर की पार्टी की आंधी से तब कांग्रेसी नेता रहे नायडू भी नहीं बच पाए। वो चंद्रगिरी से चुनाव हार गए। हालांकि हवा का रुख भागते हुए पाला बदलकर नायडू राव की पार्टी में आ गए। पाला बदलने के लिए भी उन्हें सीधा राव से उनके लेवल से हरी झंडी मिली थी। धीरे धीरे पार्टी में नायडू का कद बढ़ता चला गया। ग्रिप और मजबूत तब हुई 1984 में जब राव अपनी एक सर्जरी के लिए अमेरिका गए और तभी कांग्रेस ने उनकी पार्टी पर हावी होना शुरू किया। तब के गवर्नर रामलाल के सहारे कांग्रेस ने राज्य में तख्ता पलट की कोशिश शुरू कर दी।
गवर्नर रामलाल ने राज्य की सरकार बर्खास्त कर दी। एनटीआर के वित्त मंत्री रहे भास्कर राव ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन अपने ससुर के एब्सेंस में नायडू ने अंगद की तरह अपने पैर जमा दिए। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने रामाराव के लिए उनकी पार्टी के विधायकों का समर्थन बरकरार रखा। नायडू के प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि रामाराव ट्रस्ट वोट पाकर फिर से सरकार बनाने में सफल रहे। हालांकि उस दौर में कांग्रेस राज्य सरकारों को गिराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती थी। ऐसे में 1985 में आंध्र में फिर से मिड टर्म पोल्स हुए। रामाराव फिर से जीतकर राज्य के सीएम बने। जीत के बाद नायडू पार्टी में और मजबूत हुए। उन्हें बड़ी सारी और जिम्मेदारियां मिलती चली गईं। फिर से सीएम बनने के बाद रामाराव का फोकस नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने लगा। ये वो दौर था जब 1984 में हुई इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मिले प्रचंड बहुमत वाली 400 पार की सरकार की कमान राजीव गांधी के हाथों में थी। एक के बाद एक ऐसे फैसले हो रहे थे जिसकी वजह से राजीव गांधी लगातार बैकफुट पर थे। उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे वीपी सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए 1988 में नेशनल फ्रंट का गठन किया गया। इसी के गठन के साथ रामाराव भी राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। राव की ऐसी दिलचस्पी के बीच कांग्रेस 1989 में बुरी तरीके से चुनाव हार गई। हालांकि केंद्र में कमजोर पड़ी कांग्रेस ने आंध्र में वापसी करते हुए अपनी सरकार बना ली और नायडू को अपोजिशन में बैठना पड़ा। उधर आंध्रा में नायडू अपोजिशन में बैठे थे, इधर नेशनल फ्रंट से रामाराव की जो भी उम्मीदें थी वो टूट रही थी। ऐसे में उन्होंने नेशनल लेवल पर भारत देशम पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। इस बीच 1993 में राव ने एक बार फिर से शादी कर ली। जिस लक्ष्मी पार्वती से राव ने शादी की थी, टीडीपी पर उनका प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। राव की नई पत्नी का प्रभाव जिस समय उनकी पार्टी पर बढ़ रहा था, उस समय नायडू पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे और वो पार्टी के कैडर के बीच तेजी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। सिर्फ नायडू मजबूत नहीं हो रहे थे, 1994 में टीडीपी ने भी मजबूती से कांग्रेस को हराकर आंध्र प्रदेश में अपनी वापसी की। नायडू को कई मंत्रालय एक साथ इस दौर में दे दिए गए। हालांकि नायडू खुद को सिर्फ मंत्रालय तक सीमित नहीं रखने वाले थे। हुआ ये था कि एनटीआर पार्टी की कमान अपनी नई पत्नी के हाथों में देने की तैयारी में थे, लेकिन नायडू ने पासा पलट दिया। 1995 में शुरू हुए गेम ऑफ थ्रोन्स में नायडू ने एनटीआर के बेटों और टीडीपी के विधायकों का साथ हासिल कर लिया। ऐसे में नायडू ने एनटीआर को न सिर्फ सीएम की कुर्सी से उतार कर नीचे किया, बल्कि 13 साल के उनके राजनीतिक करियर पर भी पूर्ण विराम लगा दिया। कहते हैं कि बाद में यही चंद्रबाबू नायडू थे जिन्होंने एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। वैसे इसमें दो नैरेटिव चलते हैं। एक में कहा जाता है कि फारूक अब्दुल्ला उस वक्त एनडीए के साथ हुआ करते थे और उनके सांसद ने अटल सरकार के अगेंस्ट वोट किया था। दूसरा, टीडीपी पर आरोप लगता है कि स्पीकर जीएम बालायोगी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री चुने जाने के बावजूद गिरिधर गमांग को वोट डालने की इजाज़त दी थी। मुख्यमंत्री चुनने के बाद भी उन्होंने संसद के पद से इस्तीफा तब तक नहीं दिया था। वैसे 2019 के चुनाव से पहले भी जब पीएम नरेंद्र मोदी से चंद्रबाबू नायडू अलग हुए थे तो उन्होंने बेहद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन फिर से 2024 से पहले उसी एनडीए और नरेंद्र मोदी वाले गठबंधन एनडीए का वो हिस्सा बनने में सफल रहे। और कहा यह भी जा रहा है कि 16 सांसदों वाली उनकी पार्टी टीडीपी के पास नरेंद्र मोदी की सत्ता की चाबी अगले 5 सालों तक है। नायडू के इन्हीं ताने बाने, उनकी राजनीतिक करियर, राज्य से लेकर केंद्र तक की राजनीति में रहे उनके प्रभाव पर स्विच के हमारे साथी सैयद सोबान ने और हरीन ने अलग अलग स्टोरीज की हैं। दोनों ही स्टोरीज का लिंक आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारू।